हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग पराक्सीसोमल प्रोटीन टारगेटिंग की बात कर रहे थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पराक्सीसोमल प्रोटीन्स जो कि साइटोसोल में सिंथेसाइज होती हैं और फिर उनकी टारगेटिंग प्रॉपर तरीके से पराक्सीसोम तक कर दी जाती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लियस की जो प्रोटीन्स होती हैं वो सब की सब साइटोसोल में सिंथेसाइज होकर के किस तरह से न्यूक्लियस तक उनकी टारगेटिंग की जाती है, इसके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का एक बेसिक व्यू लेना पड़ेगा, इसलिए आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहली चीज़ तो यह है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द हॉलमार्क ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आप लोगों ने डिफरेंस कभी पढ़ा हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे पहला डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, सिर्फ डीएनए का जो कंटेंट होता है सर्कुलर डीएनए, वो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही उसके साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप में इनक्लोज रहता है और पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल उस एनवेलप के अंदर रहता है। इसको हम लोग कहते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई पड़ता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द हॉलमार्क ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम पे जाएं तो प्रोकैरियोट, कैरियोट आया है कैरियोटाइप से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक का कैरियन है वो कैरियोटाइप से आया है, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैरियोटाइप है वो क्या है, प्रोकैरियोट है। और यूकैरियोट का मतलब डेवलप, यू का मतलब आगे आया हुआ जो है। ठीक है, डेवलप टाइप ऑफ कैरियोटाइप, इट इज द यूकैरियोट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो उनके कैरियोटाइप के बेसिस पे किया जाता है। जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वो यूकैरियोट, और जिसके पास सिर्फ न्यूक्लियोइड है, सिंपल सा आपका जेनेटिक मटेरियल एक साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फिर इसकी डिस्कवरी की हम लोग बात करते हैं। इसे डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, आप सब लोग जानते हैं, इन 1831, और ये एक बॉटनिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट थे और स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। ठीक है, अब इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। पूरी यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। क्यों करता है, क्योंकि इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या आप कहें जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में क्या है, डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ये कंटेन करते हैं, और इसी जेनेटिक मटेरियल से आरएनए बनता है, और वो आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो दैट इनेबल्स द सिंथेसिस ऑफ नियरली इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी सिंथेसाइज होती हैं, नियरली ऑल द प्रोटीन्स ऑफ लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स। लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रोटीन्स न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू सिंथेसाइज होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। अगर न्यूक्लियस के नंबर की बात करें कि एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास एक न्यूक्लियस होता है, और ऐसी सेल्स को कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। इनको यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, जैसे कि फंगस में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, और कुछ अदर ग्रुप्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, या ऐसी सेल्स को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। ठीक, और कुछ कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, उनको ए न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं, ए न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। और वो सेल्स का एग्जांपल होती हैं मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स। मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स जब मेच्योर हो जाती हैं तब वो अपना न्यूक्लियस लूज कर देती हैं। इसका मतलब मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स में, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या हुआ, आरबीसी। मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, पोजीशन की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो जो
न्यूक्लियस होता है इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है फ्रॉम स्फेरिकल टू मल्टी लोब। कहीं कहीं पे न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है और कहीं कहीं पे मल्टी लोब न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। आपका स्फेरिकल ऑलमोस्ट सारे सेल्स में पाया जाता है, लेकिन मल्टी लोब जो न्यूक्लियस होते हैं वो अगर ह्यूमन की या मैमल्स की हम लोग बात करें तो ल्यूकोसाइट्स में कुछ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं, वहाँ पे मल्टी लोब न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसके अलावा मैमल्स की इपिडेडाइमल सेल्स जो होती हैं वहाँ पे भी मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आगे चल के बात करूंगा इनकी, ठीक है। तो स्फेरिकल टू मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर इनका वेरी करता है। इसके बाद इनकी लोकेशन की अगर हम लोग बात करें कि सेल में कहाँ पे पाए जाएंगे, तो दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल के सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि न्यूक्लियस के पास कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन से कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमको सेल साइकिल का फेज सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस सेल साइकिल के फेज में हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी करें कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स अपीयर हो, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन फेज में जाती हैं। डिवीजन फेज में जाने के लिए उनको सेल साइकिल से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें कि वो इंटरफेज होता है और एक माइटोटिक फेज होता है। इंटरफेज में G1S G2M फेज से वो गुजरती हैं और उस दौरान न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, ठीक है। और फिर जब सेल्स डिवाइड कर जाती हैं तो कुछ टाइम के लिए वो एक रेस्टिंग फेज में जाती हैं, जिस समय न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स की स्टडी की जाती है तो हमेशा रेस्टिंग फेज को चुना जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए रेस्टिंग फेज को हम लोग G0 फेज भी बोलते हैं। पूरी सेल साइकिल के फेजेस की अगर हम लोग बात करें तो G1, फिर G1 से आता है S, फिर G2 और फिर M। इन फेज से होकर के सेल्स गुजरती हैं और जब M फेज एक बार पहुंच जाता है तो एक रेस्टिंग फेज आता है G0 फेज, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं। तो इसी G0 फेज में सेल्स, ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके स्ट्रक्चर की स्टडी मोस्ट प्रोबेबली की जाती है, ठीक है। और G0 फेज में अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस के पास जो कंपोनेंट दिखाई देते हैं और 4 मेजर कंपोनेंट दिखाई देते हैं। पहला आता है हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप, दूसरा होता है न्यूक्लियोलस, तीसरा होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और चौथा होता है क्रोमैटिन, ठीक। यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस का छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो मैंने कहा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो न्यूक्लियस के सबसे किनारे वाली लाइन आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर से मैंने दिखाया, जो न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन्स हैं, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है जो पूरे न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ा लूंगा तो मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। दिस इज द राइबोसोमल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यहाँ पे राइबोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक। इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। फिर हमारा था न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर के अंदर जो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म भी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और फिर हमारा आता है क्रोमैटिन। जो हमारा डीएनए होगा, क्रोमैटिन। मैं अब आगे चल के बात करूंगा कि हम क्रोमैटिन कब बोलेंगे, क्रोमोसोम कब बोलेंगे, कब डीएनए बोलेंगे, सारी चीजें हम लोग आगे चल के एक एक करके डिस्कस करेंगे जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताऊंगा और पूरा ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा कि ह्यूमन जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, तब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम लोग सिर्फ उसके बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे, ठीक। हम यहाँ पे न्यूक्लियस में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए अगर साइटोसॉल है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन के पहुँचने की जो प्रोसेस है हमको उस चीज़ के बारे में स्टडी करना है। और इस चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए हमको इस न्यूक्लियर इन्वेलप के स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। इस न्यूक्लियर इन्वेलप के स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि यही न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है। अगर किसी चीज़ को बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन में ऐसी क्या व्यवस्था है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ पे चली जाती हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप की,
ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप किन चीजों से मिलकर बना होता है, कैसे होता है, और इसमें क्या ऐसी व्यवस्था की गई जिसके थ्रू यहाँ से सारे प्रोडक्ट्स पार करके अंदर की तरफ जा सकते। यहाँ पे मैं लिखता हूं इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट a network of intermediate filament। मैं बताऊंगा इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट टर्म्ड एज न्यूक्लियर लेमाइना। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर लेमाइना, ठीक, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर लेमाइना। ये न्यूक्लियर लेमाइना करती क्या है, ये न्यूक्लियर लेमाइना क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं, जो हमारे ये साइटोस्केलेटन होते हैं, ये सेल्स को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं जस्ट नीचे न्यूक्लियर एनवेलप के, तो ये क्या कर रहे होंगे, इसको इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का शेप होता है उसको ये बनाए रखने में काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये होती है, ये आपने पढ़ा होगा कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, और फिर जब हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है ये रीअपीयर हो जाती है। तो इसके डिसअपीयर होने में और इसके रीअपीयर होने में ये न्यूक्लियर लेमाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया। तो न्यूक्लियर लेमाइना कहाँ प्रेजेंट होगी, जस्ट नीचे, किसके, जो हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके जस्ट नीचे इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक नेटवर्क पाया जाता है, आप कहें एक फ्रेमवर्क पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियर लेमाइना कहते हैं। और ये न्यूक्लियर लेमाइना जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके साइज, इसके शेप को बनाए रखने में हेल्प करती है, और इसके साथ साथ सेल डिवीजन के टाइम पे इसके डिसअपीयर होने में और फिर रीअपीयर होने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये तो कुछ बेसिक सा फंक्शन था न्यूक्लियर एनवेलप का, और न्यूक्लियर एनवेलप के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफ में यहाँ पे बताया। ठीक, अब बात आती है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि मैंने कहा कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है उसको ये हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है ये रेगुलेट करती है, और रेगुलेट किसके थ्रू करती है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्टागोनल सिमेट्री का होता है, और ये लार्जेस्ट प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर असेंबल्ड होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा जटिल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, और फिर किस तरह से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक्सचेंज होता है उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही उसकी बात कर लेंगे। क्योंकि अगर अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं और मैं आपको फिर जो ट्रांसपोर्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग उसी समय स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को भी समझ लेंगे, ठीक है। जब मैं पूरी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस खत्म कर लूंगा तो बाकी की जो 3 कंपोनेंट न्यूक्लियस के बचे हुए हैं उनके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या होते हैं। हालांकि उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वो टर्म आ गए हैं इसलिए मैं एक लेक्चर में उसको तीनों को ही एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।